गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम फिर से अपनी कक्षा में उपस्थित हुए हैं और आज का विषय हमारा रहा है बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत कंपलसरी के पेपर से रिलेटेड ग्रामर। क्योंकि आपके हमने कमेंट्स पढ़े और कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि पैटर्न और सिलेबस तो आपने बता दिया है, पर अगर एक बार शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कुछ ग्रामर का पोर्शन सॉल्व कर दिया जाए और उसको डिस्कस कर लिया जाए तो पेपर अटैम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और आप स्टूडेंट जानते हैं ग्रामर ऐसा पोर्शन है जहां आप फुल में से फुल नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं। बस कुछ ट्रिक्स को जानना है और इस ट्रिक्स को जानने के लिए आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहना होगा। जब तक ये एंड नहीं होती तब तक आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें और उन छोटी छोटी ट्रिक्स को कैसे आपने याद करना है तो इसको आप जानें। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। एक आपको कृदंत प्रत्यय है, यानी जो जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है, ठीक है, उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहकर पुकारा जाता है। तो ये आपका कृदंत प्रत्यय है, यानी जो धातुओं के साथ लगे हैं वह आपके कृदंत प्रत्यय हैं। सेकंड आपका जो टॉपिक है वह है आपका अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास है। समास के मुख्यतः 4 भेद बताए गए हैं, परंतु यहाँ पर आपके पास अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास ही हैं। और समास किसे कहते हैं, समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार संक्षेप में रखा जाता है कि उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है तो उसे हम समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है जो अव्यय या उपसर्ग होता है, और तत्पुरुष समास में आपके पास उत्तर पद की प्रधानता होती है। ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत अधिक आते हैं कि अव्ययी भाव समास में किस पद की प्रधानता है, तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता। 2 ही समास हैं, अव्ययी भाव में आपके पास प्रथम पद की प्रधानता है और तत्पुरुष में आपके पास उत्तर पद की प्रधानता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास जो अगला टॉपिक है ग्रामर का, वो आपके पास वाक्य का अनुवाद करना है, यानी हिंदी में वाक्य है ट्रांसलेट करना आएगा। तो यानी पर उससे पहले हम उसके नियम को जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे किस वाक्य को देखकर पता चलता है कि कौन सा नियम यहाँ पर घटित हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए अपनी ग्रामर को सीखने के लिए। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड, भले ही टाइम कम है, ठीक है ना, पर फिर भी थोड़ा सा स्टडी हमें हार्ड करनी है। वर्क हार्ड कीजिए और अपने समय का पालन जरूर कीजिए। तो यस, यू गेट ग्रेट अचीवमेंट, ठीक है, इन शॉर्ट टाइम्स। आप कम समय में भी अधिक अपनी अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम अब टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा है टॉपिक अभी कृदंत प्रत्ययों को बारे में जानना। इन प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ होता है? प्रत्यय से स्पष्ट है कि जो पीछे लगते हैं। उपसर्ग आपने पढ़े थे ना, उपसर्ग यानी जो शब्द के या धातु के आगे लगते हैं, और कृदंत यानी जो धातु या शब्द के पीछे लगते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और ये संस्कृत में हमारे कृदंत क्या है, जो धातु के साथ लगते हैं वह कृदंत प्रत्यय हैं, और जो हमारे शब्द के साथ लगते हैं वह हमारे तलित प्रत्यय होते हैं। चलिए देखते हैं। आपके पास सबसे पहले है त्वा प्रत्यय, जिसमें से आपके पास शेष बचता है क्या, त्वा बचता है, और इसका अर्थ क्या है, करके। इसका अर्थ है करके। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। पठ में जोड़ा पठित्वा, गम में जोड़ा गत्वा, लिख में लिखित्वा, दृश दृष्टवा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल को आप पढ़ लीजिए। दोनों तरीके से आएगा, बनाना भी है पठ जमा त्वा करके पठित्वा, या फिर पठित्वा दे दिया जाएगा। इसमें कहेंगे धातु प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग कीजिए, ठीक है। अब आपके पास पीछे वाला आपको त्वा देखना है। उस त्वा को देखने के बाद आपको पता चल गया है कि यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया है, और आगे आपके पास जो धातु है उसे अलग कर दीजिए। दोनों तरीके से याद रखिए, क्योंकि आपके पास प्रत्ययों का काम 20 नंबर का है, 20 मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट प्रत्यय की ओर देते हैं। ल्यप प्रत्यय है। इसमें से शेष क्या बचता है, देखिए यहाँ पे आगे वाला हिस्सा ल कट जाता है, प भी कट जाता है, और यह बचता है आपके पास सिर्फ, और इसका भी अर्थ है आपके पास करके। ये देखिए उदाहरण, उप जमा गम जमा ल्यप उपगम्य। प्र में प्र उपसर्ग है, नम धातु है, उसमें ल्यप प्रत्यय जोड़ा प्रणम्य। आ उपसर्ग कृष धातु जमा ल्यप प्रत्यय आकृष्य। उल आपका उपसर्ग है और स्था धातु है, ल्यप प्रत्यय लगा के उत्थाय।
अब दोनों का अर्थ अगर करके है तो फिर कहाँ पे इनके अंतर आता है? वो अंतर क्या है? जब त्वा प्रत्यय तो धातु के साथ लगता है और जब धातु से पहले जब उपसर्ग आ जाता है तो उसमें त्वा प्रत्यय के स्थान पे हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट, दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है, पर यहाँ पे भिन्नता क्या थी? अब देखिए, यहाँ पे था धातु के साथ और यहाँ पे है धातु से पहले उपसर्ग आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका लेप प्रत्यय का प्रयोग है। और अगर आप पीछे से इसकी ऐसे पहचान करें, धातु के साथ लगी हुई है, देखिए यहाँ पे त्वा त्वा त्वा, और यहाँ पर पहचान कीजिए, देखिए पीछे आपके पास यह है और आगे आपके पास उपसर्ग लगे हुए हैं। दोनों तरीके से आपको पहचान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तव्यत प्रत्यय है आपके पास, इसमें से क्या शेष बचता है? तव्य, और इसका अर्थ क्या है? चाहिए। ये चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, खेलना चाहिए, बोलना चाहिए, ऐसे वाक्य का निर्माण में करते हैं। पठ में तव्य जोड़ा पठितव्य, लिख में लेखितव्य, दृश्य में द्रष्टव्य, गम का गंतव्य, ठीक है। अन्य प्रत्यय अब हमारा नेक्स्ट, इसमें से क्या शेष बचता है? र कट जाता है, हर एक प्रत्यय में से कुछ कटता है और कुछ क्या बचता है? यहाँ पर बचा अनिय, और इसका अर्थ क्या है? चाहिए। इसका भी अर्थ है चाहिए, और इसका प्रयोग देख लेते हैं एक बार। पठ में अनियर जोड़ा पठनीय, गम में जोड़ा गमनीय, लिख में लेखनीय, भूमा अनियर प्रत्यय जोड़ा भवनीय। अब देखिए यहाँ भी दोनों के अर्थ में समानता है, चाहिए है। अब देखें क्या और समानता भी है या कुछ भिन्नता भी है? यहाँ भी समानता ही बताएगी है, और ये दोनों प्रत्यय जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते रहे हैं कि कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, यानी बोलने का तरीका है वो कैसे है। जैसे देखिए, आप राम पुस्तक पढ़ता है तो साधारण सा वाक्य है, सिंपल सा है, तो इसमें आपका कर्तृवाच्य है, ठीक है। रामः पुस्तकम पठति, और इसको मैंने घुमा दिया वाक्य का, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रामेण पुस्तकम पठयते, तो ये आपका वाक्य कर्मवाच्य में आ जाता है। और जब जिस वाक्य में कर्म ना हो यानी अकर्मक हो तो वह वाक्य आपका भाववाच्य में चला जाता है, जैसे रामः क्रीडति, राम खेलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। कद प्रत्यय है, यह आपके पास त बचता है और इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही किया जाता है। और कुछ उदाहरण से देखते हैं। क्री में जोड़ा कृतः, गम में गतः, लिख में लिखितः, दृश्य में दृष्टः। कत्वतु प्रत्यय, इसका भी क्या शेष बचता है? तवत, और उसको हम वान करते हैं, और इसका भी प्रयोग, इसका प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, गम में जोड़ा गतवान, पठ में पठितवान, युज युक्तवान, हन हतवान। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट, वान वाला आपके पास, अभी मान वाला भी आएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वान वाला आपका कत्वतु है, और इन दोनों के प्रत्ययों में क्या समानता है? ये समानता है कि दोनों ही भूतकालीन यानी पास्ट की क्रिया को बता रहे हैं। इनका प्रयोग आप साधारण सिंपल वाक्यों में, और इसका प्रयोग आप कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्षत्रिय प्रत्यय हमारा, इसका बचा अत, अत का फिर एंड में इन्होंने न परिवर्तित पुल्लिंग में कर दिया है, तो यानी अन बचेगा, और इसका प्रयोग हम परस्मयी पदी धातुओं के साथ करते हैं। ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इन प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको बनाने का तरीका बहुत सरल है। आपने जैसे पठ धातु का लट लकार याद किया, पठती बनता है, गम का गच्छति, ठीक है। तो ऐसे आप बनाते थे ना, तो आपने बस ती हटा के न जोड़ देना। जैसे पठ में जोड़ा क्षत्रिय प्रत्यय पठन, गम में जोड़ा गच्छन, खाद में जोड़ा खादन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए गई में जोड़ा गायन गाना, ठीक है। खाद में खादन, पठ में पठन, नम में नमन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। शानच प्रत्यय है अगला हमारा, इसका क्या बचता है? आन, आन की जगह आ की जगह हमने म इसको परिवर्तित किया है, और इसका प्रयोग कहाँ है? ये आत्मनेपदी धातु में। अब आप इसके डिफरेंस को देख लीजिए। जो आप पठती पठता पठंती वाला करते हैं तो वह परस्मयी पदी धातु में, आत्मनेपदी में आपका आता है सेवते सेवेते सेवन्ते, उसकी तरह ये धातुएं होती हैं, ठीक है। इसके प्रयोग देखते हैं। अब शानच का इन्होंने कहा मान, अब देखिए
इन दोनों के अंतर को क्लियर होना चाहिए। आन वान कहाँ है और मान कहाँ है। ठीक है, सेव में जोड़ा शानच सेव मान, लभ में जोड़ा शानच लभ मान, वृत्त में वर्तमान, क्री में कुर्वान। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपका 8 प्रत्यय हो चुके हैं। कोई आपका डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। ये दोनों प्रत्ययों की भी समानता है। वो क्या समानता है? ये दोनों प्रत्यय वर्तमान काल की क्रिया को बताते हैं। पढ़ते हुए, लिखते हुए, आते हुए, जाते हुए, खाते हुए, सेवा करते हुए। ठीक है, ऐसे वाक्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है तुमन प्रत्यय, जिसमें से शेष बचता है हमारे पास तुम, और उसके पे लिए हम उसका अर्थ है के लिए। तुम बचा जैसे पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, जाने के लिए। तो क्या बना आपका? भू में जोड़ा भवी तुम, पठ में जोड़ा पठी तुम, ह्री में जोड़ा हर तुम, लब में जोड़ा लभ धुम। ठीक है, तुम धुम ऐसे परिवर्तन के साथ आपका तुमन प्रत्यय बनता है। नेक्स्ट हमारा है यत् प्रत्यय, इसमें से क्या शेष बचता है? यह बचता है। इसका अर्थ है चाहिए या योग्य, और ये हम लगाते हैं य के साथ। देखिए कैसे बना? नी में जोड़ा नेयम, जी में जेयम, पा पेयम, स्था स्थेयम, क्री का कार्यम। अब पहले 4 वाले एग्जाम्पल में देखिए, 2 में मात्राएं थी ई की, दीर्घ इकार थी किसी में लघु इकार थी, या फिर आकार डंडा था। तो इसका क्या बना? नेयम चेयम पेयम स्थेयम, और क्री में जोड़ा तो कार्यम। नवुल प्रत्यय है हमारे पास, उसमें से आपके पास क्या शेष बचता है? वो बचता है। वो को हम कर देते हैं, और इसका अर्थ है क्रिया को करने वाला, जैसे पढ़ने वाला, लिखने वाला, खेलने वाला, गाने वाला। ठीक है, गायक गाने वाला, लिखने वाला लेखक, पढ़ने वाला पाठक। ठीक है, सेवा करने वाला सेवक। देखिए यहाँ पे शश का शासन करने वाला शासक, ग्राहक ग्राहक कस्टमर जिसे कहते हो आप, पाठक पढ़ने वाला। तो यहाँ तक आपके ये प्रत्यय हैं जो सिलेबस में आपको आएंगे। कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको शॉर्टकट में समझा दिया गया है कि इनमें से क्या बचता है, क्या इनका कहाँ पर किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, क्या इनका अर्थ है। तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से सुन लेंगे इस वीडियो को, तो आपको ज़्यादा और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले तो प्रत्यय की फॉर्मेशन पता हो कि क्या बचता है, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, और कैसे किसी वाक्य वर्ड को देखकर आप पहचान कर लेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रामर का है समास। समास को जानेंगे हम, इसकी परिभाषा जाने, इसके प्रकार जाने। जो हमारे पास सिलेबस में है वो है हमारे पास अव्ययी भाव समास, और उसमें से भी आपको सिर्फ लिमिटेड कराया जा रहा है जो पेपर के अनुसार आपके पास आ जाता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत बड़ा है, पर जहाँ तक हमें लगा है कि ये पिछले पेपर्स को देखकर कि ये वाला आप अटेम्प्ट करें तो आप आसानी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यथा अवयव लगा है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, और इसका अर्थ होता है अनतिक्रम्य, यानी उल्लंघन ना करना। यथा आगे लगा होगा, उसके बाद जो लगा होगा उसमें आप द्वितीय विभक्ति जोड़ देंगे। जैसे देखिए उदाहरण कुछ दिए हैं, यथाविधि विधिम अनतिक्रम्य, यथार्थम अर्थम अनतिक्रम्य, यथामति मतिम अनतिक्रम्य, यथेच्छा इच्छाम अतिनतिक्रम्य। ठीक है, देखिए म द्वितीय विभक्ति याद करनी बहुत आसान है। सिर्फ म का प्रयोग किसी भी लिंग में हो, ई की मात्रा से खत्म हो, ऊ की मात्रा से, किसी भी प्रकार का हो, उसका द्वितीय विभक्ति का एक वचन में केवल म ही जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रति अवयव लगा हो तो अब क्या करेंगे? तब भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और यह जो है प्रत्येक के अर्थ को बताता है। जैसे देखिए उदाहरण, प्रतिदिनम दिन्नम दिन्नम प्रति, प्रतिग्रामम ग्रामम ग्रामम प्रति, प्रतिशनम शनम शनम प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति। नेक्स्ट देखते हैं, निरवयव लगा हुआ है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यह भी बहुवचन को षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग करोगे, और यह निर जो है अभाव के अर्थ को बताता है। उदाहरण देखिए बहुत ही सरल है इसका भी उदाहरण, निर्जनम जनानाम अभावः, निर्विघ्नं विघ्नानाम अभावः, निष्फलं फलानाम अभावः, निर्दोषम दोषानाम अभावः। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, उप अवयव लगा हो आगे तब आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और उप अवयव जो है समीपता को बताता है।
उदाहरण से समझते हैं इसको। उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, उपराजम राजा के पास, राज्ञः षष्ठी भक्ति है यहाँ पे, राज्ञः समीपम, उपनदम नद्यः समीपम नदी के पास, उपगंगम गंगा के पास, गंगायाः समीपम। नेक्स्ट देखते हैं, अव्यय हमारा है अनुअव्यय, यह भी षष्ठी भक्ति में इसका प्रयोग होगा और यह योग्य अर्थ को बताता है। उदाहरण देखिए, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुव्रतम व्रतस्य योग्यम, अनुगुणम गुणस्य योग्यम। अधिअव्यय देखते हैं, ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है अधिकतर। ये सप्तमी विभक्ति को बताता है और इति लगता है अधि के स्थान पर। उदाहरण से देखते हैं, अधि वैकुंठम वैकुंठे इति, अधि यमुनम यमुनायाम इति, अधि हरि हरौ इति, अध्यात्मम आत्मनि इति। तो ये सप्तमी भक्ति का प्रयोग है। स्टूडेंट्स, इनको जानने के लिए आपको कुछ शब्द रूपों का ध्यान करना, उसको याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो फिर रटेंगे आप लोग, है ना। रटने के अलावा उसको कुछ समझ के याद करने का प्रयास कीजिए। पिछली छोटी कक्षाओं से और बचपन से भी हम 6-7 क्लास से इन शब्द रूपों को याद करते आ रहे हैं, तो आप इनको ये ज़रूर अपना दोहराते रहें। और अगर आपको कहीं समस्या है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए सिर्फ इतना कहेंगे, तद का पुल्लिंग याद करने से आपका बालक शब्द रूप बन जाएगा। स्त्रीलिंग, तद का स्त्रीलिंग करते हैं तो आपका लता शब्द रूप बन जाएगा बहुत सरलता से। मातृ पितृ में से एक कर लीजिए, ठीक है। और साधु मुनि की फॉर्मेशन एक जैसी है, कुछ स्थान पे सिर्फ 2-3 स्थानों पर भिन्नता है। अस्मद युष्मद, कम से कम ये 4-5 शब्द रूप कर लीजिए। आपका अनुवाद का कार्य, समास का कार्य, व्याकरण का बहुत सारा कार्य जो है शब्द रूपों पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो इनको जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने तत्पुरुष समास की ओर। यहाँ पे विभक्तियों से होता है रिलेटेड द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो विभक्तियों का जैसे जैसे विभक्तियाँ हैं वैसे बनाइए। द्वितीय विभक्ति का तत्पुरुष से कैसे आएंगे प्रश्न, ये लिखा है सुख प्राप्त। अब देखिए कहाँ लगाते थे आप, कर्ता ने कर्म को बनता है, सुख को सुखम प्राप्त, शरणागतः शरण को गया हुआ, शरणम गत आगतः, शोक पतितः शोक को गया, शोक को प्राप्त हुआ, गृहगतः गृह घर को गया। तृतीया में देखते हैं, तृतीय का चिन्ह आपने किया था करण से द्वारा, तृतीया विभक्ति यानी से या द्वारा। देखिए कुछ एग्जाम्पल, राम हतः राम के द्वारा मारा गया, रामेण हतः। धनहीन धन से रहित, धनेन हीन। विद्या विहीन विद्या से रहित, विद्या विहीन। पितृ सदृश है, अभी आपने किया व्याकरण के नियम में भी सदृश के योग में तृतीया या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो पित्रा सदृश। चतुर्थी देखते हैं, चतुर्थी में आप क्या करते हैं, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति। देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, पाकशाला जिसे आप किचन कहते हैं, पाकायशाला, ठीक है, जहाँ पे भोजन के लिए जो शाला यानी कि कोई आवास स्थान है, तो वहाँ पे आपका ये है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल हैं, भूत बलि भूताय बलि, धन लोभ धन के लिए लोभ, धनाय लोभ, गो हितम गो की बनाइए चतुर्थी, गवे हितम। आगे हम पंचमी भक्ति देखते हैं, ये कैसे बनी है आपकी, चौर भयम, आपको बताया डर के लिए, गिरने का भाव हो, अलग होने का भाव हो, मुक्त का हो, तो वहाँ पे हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे को देखते हैं, वाक्य निर्माण बहुत सरलता से बना सकते हैं, ठीक है। सर्पात भयम, वृक्ष पतितः वृक्षात पतितः, कर मुक्तः करात मुक्तः। नेक्स्ट देखिए षष्ठी तत्पुरुष, जैसे नाम से स्पष्ट है संबंध को बताता है, ठीक है। आप करते थे ना, मेरा घर, हमारा कॉलेज, ठीक है, मेरा मित्र, मेरी माता, ठीक। तो ये सब वाक्य जो हैं आपके संबंध को बता रहे हैं। कैसे आएगा, ऐसे आपको प्रश्न आएगा, राजपुरुष राज्ञः पुरुष, राजा का पुरुष, कुलगुरु कुलस्य गुरु, राष्ट्रपति राष्ट्रस्य पतिः, गणेशः गणों के स्वामी, गण प्लस ईश, गण माने समूह यानी गणों के जो ईश हैं स्वामी हैं, गणानाम ईशः,
यहाँ बहुवचन में लगाया गया है आपका षष्ठी विभक्ति का। सप्तमी विभक्ति देखिए एक बार, नीति निपुणौ, नीति में निपुण, नितौ निपुणः, में लगा है आपका नितौ निपुणः, धर्मरतः, धर्म में रतः, धर्म में लीन, वचनबद्ध, वचन में बद्ध हुआ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वेषु श्रेष्ठः। अगला देखिए, अलुक तत्पुरुष है जिसमें जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर है और जिसके अपने अधिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे, और सबसे सरल है जो प्रश्न है क्योंकि वही उत्तर है, उसकी फॉर्मेशन बिल्कुल वही देनी है और ये अधिकतर बहुत अधिक पेपर में पूछा जाता है आपसे। परस्मयी पदम, बस आप थोड़ा सा इसको अलग कर दीजिए, परस्मयी अलग कीजिए, पदम अलग कीजिए, आत्मनेपदम आत्मने अलग कीजिए, पदम अलग लिख दीजिए। ठीक है, युधिष्ठिर में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, युधि स्थिर, युद्ध में जो स्थिर हो। ठीक है, वाचस्पति, स के स्थान पर विसर्ग लगाइए, वाचः पति। नए तत्पुरुष जो समास है वो निषेध को बताता है और न के स्थान पर यानी यहाँ पे आपके पास अन या अ लगा आएगा। आप चेक कीजिए एक बार, अन या आपके पास अ लगा है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, अनेक, ना एक, यानी अनेक यानी बहुत अधिक, यानी निषेध के अर्थ के बनाओ कि जहाँ पर एक ना हो, ना एक। अनुपस्थितम, अन को अलग कर दीजिए, उसके स्थान पे न आ गया और न में उ की मात्रा थी, न उपस्थितम। अधर्मः, न धर्मः, असत, ना सत। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। उपतत्पुरुष समास का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपको पता है तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जब उत्तर पद जो है कृदंत का रूप होता है यानी कि धातु का रूप होता है तो वहाँ पे उपतत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, धन दह, धन को देने वाला, धन्नम ददाति इति, कुंभकारः, कुंभकार यानी घड़े का निर्माण जो करता है उसे कुंभकार कहते हैं ना, कुंभम करोति इति। सामगः, शाम को गाने वाला, सामम गायति इति। विश्वजित, विश्व को जीतने वाला। ठीक है, विश्वम जयति इति। लास्ट देखते हैं, प्रादि तत्पुरुष है जिसमें प्र आदि पूर्व में लगे होते हैं, जैसे प्राचार्य, प्रगतः, आचार्य। यहाँ पे कु और सु के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। कु बुरे को बता रहा है, सु अच्छे को बता रहा है। कु के लिए लगाया हमने कुत्सितः, राजः, सुपुत्रा का शोभनः, पुत्रः। एक एग्जाम्पल प्रवातः दे रखा है, प्रकृष्टः, वातः। तो इस प्रकार ये दोनों समास आपके सिलेबस में आएंगे। बहुत ही आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ शब्द रूपों का ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विभक्तियों के कुछ नियमों को जान लेते हैं, क्योंकि अनुवाद का कार्य हम तभी कर पाएंगे जब हमें विभक्तियों के नियम हमें याद होंगे। चलिए देखते हैं। ऐसे तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत सारे नियम हैं, पर परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी हैं और जो पेपरों में आने वाले हैं उन्हीं को ही यहाँ पर लिखा गया है। और कई कई विभक्तियों में ऐसा देखा गया है कि एक ही नियम कई सारी विभक्तियों को कंप्लीट करता है, कईयों में आता है। तो एक बार वहाँ नियम लिख दिया गया है, तो जो जो सी विभक्तियाँ आप उसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? अब देखिए वाक्य आता है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अब चारों ओर, दोनों ओर, सब ओर, इसको हम क्या बोलते हैं? अभितः, परितः, सर्वतः। समया, निक्षा, ये समीप को बताता है, और हा, हाय को, प्रति माने की ओर। ऐसे वाक्य बहुत सारे आते हैं आपके पास पेपर में। तो यहाँ पर आप द्वितीय विभक्ति का जो सबसे सरल प्रयोग है म लगाना। ठीक है, उसके बाद त्वा और तुमन प्रत्यय भी आपने जाने। इनके जब भी ये आते हैं पढ़ कर, लिख कर, जाने के लिए, पढ़ने के लिए, वाक्य में जब ऐसे वाक्य का प्रयोग होता है उससे पूर्व वाले में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथक, विना, नाना। ये नियम आपको 3 विभक्तियों में प्रयोग आप कर सकते हो। द्वितीय लगा सकते हो, तृतीया लगा सकते हो, पंचमी लगा सकते हो, पर सबसे सरल आपको कार्य करना है क्या? म का प्रयोग कीजिए, तो आपका द्वितीय विभक्ति में ये नियम चला जाएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पृथक, बिना, नाना के योग में कौन सी विभक्तियों का प्रयोग होता है? तो आप कहोगे द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति। कुछ नियम और भी दे रखे हैं। दूर और समीप में देखिए कितने सारे यहाँ पर आपके पास हैं। द्वितीया लगा लो, तृतीया लगा सकते हैं, पंचमी भी या सप्तमी, ये 4 विभक्तियों का प्रयोग दूर या समीप शब्द में। और जिससे डिस्टेंस बताया गया, जिससे समीपता बताई गई, वहाँ पर आपको षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग करना है। षष्ठी और क्षम्यताम, यहाँ पर आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, पंचमी विभक्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 5th लगाइए या फिर
सिक्स्थ विभक्ति यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं गम यानी जाना में है। तृतीय विभक्ति देखते हैं कहाँ कहाँ है। अंगेषु विकारः, अंगेषु विकारः, अंगेषु विकारा में आप लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि शरीर के किसी अंग में गड़बड़ हो, जैसे आँख से काना है, आँख से अंधा है, पैर से लंगड़ा है, तो अंग में विकार शो हो रहा है ना, तो वहाँ पे आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए साधन। साधन माने जिस कार्य को करने के लिए, सिद्धि के लिए आप जिसकी हेल्प ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, तो आपका साधन है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो लिखने के लिए साधन बना कलम। ठीक है, मैं चाकू से आलू काटता हूँ तो आलू काटने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ी चाकू। ठीक है, अध्यापक चौक से लिखता है, अब लिखने के लिए उसने किसका सहारा लिया, साधन बना चौक। ठीक है, तो ऐसे ही आपका साधन है। सह साकम सार्धम समम, इसके साथ इसका अर्थ है साथ, और इसमें आप लगाते हैं तृतीया विभक्ति। और अलम यानी बस करो, जैसे झगड़ा मत करो, शोर मत करो, लड़ाई मत करो, हंसो मत, बातें मत करो। ठीक है, अलम कोलाहलेन, अलम क्रोधेन, अलम लोभेन। ठीक है, ऐसे वाक्य आप बना सकते हैं। तुल्य अर्थ के देखिए यहाँ भी दो विभक्तियों का प्रयोग है, तृतीया और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है हमारा क्या, वो है हमारी चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग याद करना बहुत ही आसान है। ओम नमः शिवाय, पुल्लिंग के अकारांत में अगर हम ये प्रयोग जान लें तो बहुत सारे वाक्यों का निर्माण सिर्फ इसी तरीके से ही हमारा हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका नियम सबसे पहले हमने बताया दा, देने के योग में। ठीक है, दा यानी देने के योग में आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। शिक्षक छात्र को पुस्तक देता है, राम कृष्ण को फल देता है। ठीक है, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति। रामः कृष्णाय फलम ददाति, शिक्षकः छात्राय पुस्तकम ददाति। नेक्स्ट देखिए नमः, नमस्कार करना। ओम नमः शिवाय, शिव को नमस्कार। ओम श्री गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः। ठीक है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग। रुच माने अच्छा लगना, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, तो आप मुझे के लिए आप चतुर्थी में लगाओगे अस्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या है, मयम। मयम पठनम रोचते, मयम गायनम रोचते, मयम लेखनम रोचते। ठीक है, तो मयम भ्रमणम रोचते, घूमना अच्छा लगता है। और कहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, क्रुद्ध क्रोध करने में। ठीक है, राम रावण पर क्रोध करता है, रामः रावणाय क्रुध्यति। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आशीर्वाद, हित, सुख, भद्र, कुशल, इन सब के लिए जो कल्याणप्रद हैं, स्वास्थ्यप्रद हैं, उसके लिए हम चतुर्थी और षष्ठी दो चीज़ें हैं, चतुर्थी भी लगा सकते हो, षष्ठी विभक्ति भी लगा सकते हो। पंचमी विभक्ति का नियम देखते हैं। बाहर, घर के बाहर कौन है, गृहात बहि का अस्ति, मंदिर के बाहर भिखारी है, मंदिरात बहि भिक्षुकः अस्ति। ठीक है, ऐसे वाक्य आप बनाएं। पृथक के भाव में आप अलग होने का जब भाव है वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो पत्ता तो अलग हो चुका है, जो वहाँ पे स्थिर रहा है उसमें आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग कीजिए। वृक्षात पत्रम पतति। नेक्स्ट देखते हैं उद्भू यानी निकलना, गंगा हिमालय से निकलती है, बीज से अंकुर निकलते हैं। ऐसे वाक्य आप बनाएंगे। और जिस व्यक्ति से नियम पूर्वक पढ़ा जाए, जिससे भी आप पढ़ते हैं शिक्षक से, ठीक है, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें। नेक्स्ट देखते हैं वी जमा भी। अभी आपने देखा तत्पुरुष समास में डरना था, सर्प भया, सर्प से डरा हुआ, सर्पात भयात था ना। ठीक है, तो ऐसे ही आप वाक्य का निर्माण करेंगे। ठीक है, षष्ठी विभक्ति आपके संबंध को बताती है। ठीक, जैसे मेरा नाम मम नाम, मेरे पिताजी का नाम मम पितुः नाम, मेरी माताजी का नाम मम मातुः नाम। ठीक है, मेरा कॉलेज मम महाविद्यालय। ऐसे वाक्य बना सकते हैं। पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः, ऊपरी अधः, दाएं बाएं, ऊपर नीचे और सामने और पीछे, इन सब वाक्यों के लिए आप षष्ठी विभक्ति के लिए का प्रयोग कीजिए। स्मृति यानी याद करना। ठीक है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट आप देखिए
आपके पास है, बहुतों में से एक का निर्धारण करना है, तो वहाँ पे आपके पास चॉइस है, षष्ठी भी लगा सकते हो और सप्तमी भी लगा सकते हो। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, पुष्पों में गुलाब श्रेष्ठ है, पुस्तकों में रामायण श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो ऐसे वाक्य आपको परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए बड़ा आसान है, कविषु कालिदास श्रेष्ठ, या तो सप्तमी भक्ति का बहुवचन लगा दीजिए या फिर षष्ठी भक्ति लगाओगे तो ये बनेगा कवीनाम कालिदास श्रेष्ठ। ठीक है, तो ऐसे आप वाक्य बहुत सरलता से बना सकते हैं। आगे देखते हैं सप्तमी भक्ति हमारी क्या है। उसमें समय को बताने के लिए, मैं प्रातः काल उठता हूँ, अहम प्रातः काले उत्तिष्ठामि, ये भी वाक्य बहुत बार परीक्षा की दृष्टि से आया हुआ है। ठीक है, अब समय बताने में अब शैशव अवस्था भी हो सकती है, बुढ़ापा भी हो सकता है, ये भी समय को सूचित कर रहा है। सिर्फ घड़ी की सुइयों से नहीं है आज कि 8 बजे उठता हूँ, 4 बजे भोजन खाता हूँ, तो इसको देखकर सिर्फ आपने नहीं, बल्कि वाक्य में जैसे महिला जो है बुढ़ापे में पड़ती है, तो बुढ़ापा भी एक अवस्था का नाम, समय का नाम है। तो यहाँ पे आप सप्तमी भक्ति का प्रयोग कीजिए। वस धातु माने रहना है, मैं यमुनानगर रहता हूँ, कुरुक्षेत्र रहता हूँ, चंडीगढ़ रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ, अहम दिल्ली नगरे वसामि, अहम कैथल नगरे वसामि, हम कुरुक्षेत्र नगरे वसामि। विश्वास, श्रद्धा, आदर, स्नेह का योग हो। जब याद करने का होगा तो षष्ठी है, और स्नेह का भाव होगा तो सप्तमी भक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा कुशल प्रवीण, किसी कला में आप निपुण होते हो, मैं गीता में निपुण हूँ। ठीक है, हम गीतायाम निपुणः या कुशलः अस्मि। ठीक है, तो ऐसे आप वाक्य का प्रयोग करेंगे। साधु और असाधु यानी अच्छे और बुरे के लिए भी हम सप्तमी भक्ति का प्रयोग करते थे। एक छोटा सा चार्ट स्टूडेंट्स आपके लिए तैयार किया है और कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे समझाने का प्रयास किया है। बाकी आप इनको पढ़कर देखिए। जहाँ पे भी आपकी कोई डाउट्स हैं, जहाँ पे भी आपकी कोई समस्या है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना डालिए। और आप को ये वीडियो कैसी लगी और आगे भी आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर तक हमारे साथ इस कक्षा में जुड़े रहे। आपने अभी जो आपका पेपर आ रहा है उससे रिलेटेड आपको जितने भी व्याकरण के अंश हैं वो एक शॉर्टकट में आपको एक समझा दिए गए हैं। बाकी अगर आप इसे जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपको नियम भी याद होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप ये ज़रूर अवश्य अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आने वाले टॉपिक्स किस तरीके पे आप चाहते हैं तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जितनी भी नई अपडेट्स हों आपको मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और इन छोटी ट्रिक्स को लेकर, क्योंकि अभी तो आपने जो ग्रामर सीखी है ये हमारी बहुत आने वाले कई सेमेस्टर तक और कहीं पे भी जितना भी आप संस्कृत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो ये आपका कार्य जो है कंटिन्यू ही चलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आप हमारे साथ बने रहिए और इस बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ऐसी अपडेट्स के साथ, ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड हों, आपकी मोटिवेशन से रिलेटेड हों, आपकी ग्रामर वर्क से रिलेटेड हों, तो ऐसी वीडियोस बनाने का प्रयास चलता रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स, सबको नमस्ते, नमो नमः।